हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे बीआरएम धंधाकीय संशोधन पद्धतियां बिजनेस रिसर्च मेथड। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला, मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा यूनिट नंबर 4 के अंदर चैप्टर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, का स्क्वायर परीक्षण, का स्क्वायर टेस्ट। आज इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, साथ में प्रैक्टिकल सम्स भी समझने वाला। जो प्रैक्टिकल सम्स हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे वो लेटेस्ट जो एग्जाम हुई है गुजरात यूनिवर्सिटी 2020-21 के अंदर, उसका सम्स आज सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वैसे चैप्टर सबसे इजी माना जाता है, वैसे तो बस स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूजन रहता है। जो चैप्टर एंड तक देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा आज की वीडियो में। तो सबसे पहले का स्क्वायर का जो है हमें फॉर्मूला देख लेते हैं। सिंबल जरूर ध्यान से समझिएगा। जो का स्क्वायर का यहाँ पर सिंबल है, ये स्क्वायर लगाया, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला आता है वो ध्यान से समझिएगा। ओ समझाऊंगा कि डिटेल में इसका मतलब क्या। ओ माइनस ई, गुजराती वाले भी ये यूज कर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी, अपॉन में ई। यहाँ ओ माइनस ई का है स्क्वायर और ये टोटल इसका क्या होने वाला है, सिग्मा होने वाला है। अब समझते ओ मतलब क्या है। ओ मतलब होता है यहाँ पर हमें सम्स में ऑलरेडी जो वैल्यू दी गई होगी वो होती है ऑब्जर्व वैल्यू या ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। मतलब गुजराती में समझेंगे अवलोकित, जो ऑलरेडी हमें दी गई होगी अवलोकित आवृत्ति। ओ फॉर अवलोकित आवृत्ति, क्योंकि हम सम्स में ओ ही यूज करेंगे। और ई मतलब क्या होता है, ई होता है फॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड वैल्यू समझ सकते हैं इसको। अपेक्षित आवृत्ति, जो हमें सम्स में सबसे मेन फाइंड आउट करना, यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के अंदर। तो आप समझ गए फॉर्मूला, ओ माइनस ई का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय अगेन ई। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम जो सम्स ले रहे हैं 2021 के अंदर, यहां पर आप देखेंगे ना तो हमें दो तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है, दो वेरिएबल है, दो चल है। यहां पर समझिए एक्स है, समझिए वाई है, दो तरह की इंफॉर्मेशन वाला सम्स लिया। मोस्ट ऑफ इसी टाइप का सम्स एग्जाम में आता है। तो स्टार्टिंग में जो ऊपर दिया गया वो इंफॉर्मेशन हमें ब्रेकफास्ट के रिगार्डिंग दिया गया 1, 2, 3, और वहां पर एज उम्र की रिगार्डिंग दिया। ये कोई भी चेंजेस हो सकता है, हमको वैल्यू से ध्यान रखना है। कैलकुलेशन बिल्कुल सेम ही रहेगा हमेशा, चाहे 3/3 का हो, 4/4 का, 2/2 का, सेम ही सॉल्यूशन रहने वाला है। तो सबसे पहले हमें सम्स में क्या करना है, जो सम्स दिया गया है उसके अंदर फर्स्ट टेबल हम क्रिएट करेंगे। क्या फाइंड आउट करने के लिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, अपेक्षित आवृत्ति के लिए हम सबसे पहले टेबल क्रिएट करेंगे। उसके बाद फॉर्मूले की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक नेक्स्ट टेबल भी हम रेडी करेंगे, जिसके तो हमारा सॉल्यूशन एकदम इजीली हो जाएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर जितनी वैल्यू दी गई थी हमने सम्स में राइट डाउन की हुई है। सम्स से बिल्कुल सेम हमें लिख लेना है। अब सम्स के अंदर हर एक के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, अपेक्षित आवृत्ति। तो यहाँ पे सम्स जो दिया गया इसमें हमें सबसे पहले टोटल चाहिए होगा। टोटल नहीं दिया गया, रो और कॉलम का टोटल चाहिए होगा। टोटल नहीं दिया तो आपको टोटल कर लेना, टोटल फाइंड आउट आपको सबसे पहले कर लेना, क्योंकि टोटल के बेस पर ही हम एक्सपेक्टेड, अपेक्षित फाइंड आउट कर पाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। 7 + 10 + 17 टोटल होगा यहाँ पर 34। 45, 26 और 14 होगा 83। यहाँ पर टोटल 83। इस तरह से यहाँ पर कॉलम का भी टोटल कर लीजिए, 84, 66 और 50। और यहाँ पर कॉलम रो का टोटल कर लीजिए, जो हमारा टोटल सैंपल रहेंगे ना वो मिल जाएगा 200। ठीक है, कई बार सम्स में टोटल दे दिया गया, अभी होगा, नहीं दिया तो आपको फाइंड आउट करना है। अब स्टार्ट करते हैं पहला स्टेप, जहां पर हमें हर एक की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालना तो ध्यान से समझिएगा। एक वैल्यू यहाँ लिख के बताता हूं, वैसे आपको लिख के बताना है कि नहीं है कि कैसे फाइंड आउट किया। 1 by 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कैसे निकाला है। आपको क्या करना है, ये जो रो है, रो का जो टोटल लिख के बताता हूं, रो का जो टोटल है, ठीक है, वो कितना है 34। उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है कॉलम का टोटल, उसी के कॉलम का टोटल जो होगा, कॉलम का टोटल, इसका फॉर्मूला नहीं, जस्ट समझने के लिए, कॉलम का टोटल। और डिवाइड में आपको क्या करना है, जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल रहेंगे ना, जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल, उससे आपको डिवाइड करना है। मतलब अगेन समझिएगा, जिसका भी हम निकाल रहे हैं उसी का रो का टोटल और उसी का कॉलम का टोटल, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में हमेशा हर एक के लिए नंबर ऑफ टोटल जो सैंपल है वही आने वाला है। तो इसको कैल्सियम एक बार करके मैं दिखाना चाहूंगा। 34 × 84, बस माइंड में आपको सेट करना है, बाकी आपको समझ आएगा। पॉइंट में सेम डिजिट जो आ रहा है वो आपको लिखना है, कोई भी पॉइंट में आपको सेम लिखना है, जितने डिजिट है उतना। क्लियर हुआ कि नहीं। इसी तरह आगे सबका निकाला। एक और समझा देता हूं, जैसे अचानक बीच में से यहां ले लेता हूं, जैसे 26 का निकाल रहे हैं हम, तो इसका देखिए, इसका 83 आएगा टोटल रो का, और कॉलम का कितना है 66। कैल्सियम में करना, समझा देता हूं आपको। यहाँ पर 83 इंटू में 66 और डिवाइड में तो आपको टोटल हमेशा यही करना है। ठीक है, जितना टोटल सैंपल रहेगा वो 200। तो आपका कितना निकल गया 27.13। इस तरह से आप सबका आई होप निकाल लेंगे। एक और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं 21 का। तो सामने देख लीजिए, रो का टोटल 83 है,
नीचे दिख दीजिए कॉलम का टोटल 50 है, ठीक है। दोनों टोटल का मल्टीप्लिकेशन करना उसी वैल्यू के सामने और नीचे दोनों का टोटल का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में हमारा नंबर आएंगे ऑफ सैंपल। तो यहां पर समझ गए 83 इंटू में हमारा कितना है 50। ध्यान से करना है कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, ना गलती लास्ट तक नहीं पकड़ पाएंगे। डिवाइड में 200 तो 20.75। आई होप ये आपको समझ आएगा। इस तरह से बाकी बचा मैं हर एक का लिख देता हूं। कैल्शियम आपको सॉल्व करना, बस लिख के मैंने समझाने के लिए आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी सबका वैल्यू में लिख लेता हूं। तो यहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आएगा। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के एक एक का जो हमारा एक्सपेक्टेड अपेक्षित और ऑब्जर्व जो हम लोग उन दोनों के बीच का डिफरेंस, उसका स्क्वायर, उसका डिवाइड, एक एक का जो हमारा ब्रैकेट है, सेल है, उसका हर एक का निकाल के प्लस करना है। अब इसको फॉर्मूले में लिखकर सॉल्व करना थोड़ा टफ पड़ता है। इसकी जगह आप क्या कीजिए, टेबल क्रिएट कीजिए। टेबल के थ्रू आप आंसर ले आओगे ना तो थोड़ा इजी रहेगा और कहां पर मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। इसलिए मैं आपको टेबल के थ्रू सॉल्व करने का रिकमेंडेशन दूंगा। टेबल से सॉल्व कीजिए। हमारा जो ऑब्जर्व सम्स में दिया गया था वो लिखिए और जो हमने फाइंड आउट किया वो लिख लीजिए। फिर हम लोग जो मेन फॉर्मूला है उसका वो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले ऑब्जर्व वाला, चाहे आप रो वाइज लिखो चाहे कॉलम वाइज, अपनी मर्जी लिख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो रो वाइज लिख रहा हूं, पहले 7, 10, 17, टोटल मत लिखिएगा, 7, 10, 17 ये ऑब्जर्व वाला लिख रहे हैं, अवलोकित वाला, ठीक है। समझ रहे हो मैं किस तरह से बात कर रहा हूं। फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखने से बेटर ऐसा टेबल क्रिएट कर लीजिए। सेकंड का 45, 26, 12 टेबल का सॉल्यूशन करने से आपको क्या गलती कहीं पर होगी नहीं, थोड़ा टाइम बढ़ जाता है लेकिन आपका आंसर परफेक्ट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 32, 30 और 21, ठीक है। इस तरह से हमने क्या लिखा, ये हमारा जो ऑब्जर्व वाला जो दिया गया था हमने राइट डाउन कर दिया और उसी के सामने उसी का एक्सपेक्टेड लिखना है, ठीक है। जिस वजह हमने लिखा ऑब्जर्व वाला उसी वजह लिखिएगा, आज आगे पीछे मत लिखिएगा। जैसे कि मैं फर्स्ट का हमारा ये 14.28, सेकंड का 11.22। आई होप समझ गए होंगे। मैं बाकी लिख लेता हूं। ये दोनों वैल्यू आपको समझ में आ चुकी है। जो ऑलरेडी सम्स में दिया था, जो हमने फाइंड आउट किया हमने लिख दिया। अब इजी रहेगा सॉल्व करना, जो फॉर्मूला में लास्ट सॉल्व करना है वो इस तरह से सॉल्व करना आसान रहेगा। सबसे ओ माइनस ई समझ गए, जो हमारा ऑब्जर्व वाला दिया गया था, जो हमने निकाला दोनों के बीच का डिफरेंस। एक ही बार में देखिए आंसर लाना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों कॉलम का एक ही वैल्यू का एक ही बार में ला लेना है। कैसे, देखिए 7 माइनस 14.28 ये ओ माइनस ई हो गया। जो आया वैल्यू लिखिए। अभी कैल्शियम ऐसे ही रखिएगा जिससे हमारा टाइम सेव होगा। जो टाइम में नकान बढ़ जाएगा लेकिन अब सेव हो जाएगा। उसके बाद उसका क्या करना है, स्क्वायर, मतलब इसी वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो इसी को ऐसे रखिए, इनटू करके इस इक्वल कर लीजिए, मतलब ऑटोमेटिक उसका डबल बार मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। स्क्वायर में जो आ रहा है पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखिए, 4 डिजिट लिखिए, एग्जैक्ट आपको आंसर मिलेगा। समझ में आया। अब इसी को क्या करना, ये वैल्यू के साथ डिवाइड में क्या करना, ई मतलब वही हमारा एक्सपेक्टेड अपेक्षित आवृत्ति, उसका क्या करना, इसी वैल्यू के साथ डिवाइड करना है। तो डिवाइड में 14.28। आई होप समझ में आ रहा होगा। कैल्शियम में एक ही बार में एक का आंसर आ जाएगा 3.7113। लास्ट वाले को 1 को हम 4 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक ही बार में फर्स्ट वैल्यू का हमने आंसर ला लिया। क्लियर हुआ। इसी तरह आपको हर एक का करना है। एक बार समझा तो अगेन ओ माइनस ई 10 माइनस 11.22 माइनस 11.22। कैल्शियम में एक ही बार में करना है, इसको हटाना नहीं जब तक इसका फाइनल आंसर ना हो जाए टेबल में। फिर उसका क्या करना है, स्क्वायर इनटू करके इक्वल, पर ध्यान से करना आपको, इक्वल इनटू ये दबाना रहना जाए वरना आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। उसी का क्या करना, डिवाइड क्या करना, इस वैल्यू को ई से करना, ई से करना, ठीक है। डिवाइडेड बाय 11.22 ये हमारा आ गया 0.1327। लास्ट डिजिट में इंक्रीज कर दिया। आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह हर एक का एक आंसर आप ला लोगे, ये बहुत ही इजी है। मैं एक बार आंसर डायरेक्ट लिख लेता हूं। तो यहाँ पर टेबल की लास्ट तक फाइनल आंसर मैंने लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। कैल्शियम में सब करना एकदम नॉर्मल है। अब वेरीफाई करने के लिए आपको 2-3 तरीके बता दूं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। देखिए ये दोनों तो हमने सॉल्व कर दिया था। इसका भी मैं तरीका एक बता देता हूं कि हमारा जो ई निकला है एक्सपेक्टेड वाला वो राइट या रॉन्ग है। तो जो आंसर आया ना इसका टोटल मानना आपको, टोटल आपको 84 ही मिलेगा। इसका टोटल मान आपको 66 मिलेगा, इसका टोटल मान आपको 50 मिलेगा, ऐसा टोटल मान आपको 34 ही मिलेगा। एक बार 1-2 का चांस ट्राई कर लेना, जैसे आपको पता चले कि हमने जो आंसर निकाला वो राइट आया। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अपेक्षित को चेक करने का है, वेरीफाई करना है कि हमारा राइट या रॉन्ग है। इसी तरह अगर इसमें कैलकुलेशन आपको चेक करना है तो माइनस वाला ही चेक कर सकते हैं, आगे चेक नहीं कर पाएंगे। ये जो रहेगा माइनस वाला जो कॉलम ओ माइनस, इसका आंसर आपको 0 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 ही एग्जैक्ट मिलेगा। एक बार चेक करके देखिएगा आप अपने कैल्शियम में। अब हमारा सम्स एंड हो चुका है, जैसे आप समझ रहे होंगे। हमारा जो काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैं अगेन राइट डाउन आपको करके समझा देता हूं, ठीक है। इसके बाद हम बुक के भी और सम सॉल्व करेंगे। जो था ओ माइनस ई एक्सपेक्ट ओ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, उसका स्क्वायर डिवाइड में अगेन एक्सपेक्टेड। तो जो हमारा आया है आंसर, इसी का क्या करना है आपको, सिग्मा
टोटल कर देना लास्ट वाले कॉलम का, तो टोटल आया 19.5402। 4 डिजिट में लिखना है, इसलिए हमारा आंसर एकदम परफेक्ट ही होगा। अभी सम्स कंप्लीट नहीं हुआ, समझिएगा फाइनल डिसीजन हमें देना बाकी है। अब क्या करना, आपको टेबल वाला सम्स में दे दिया गया होगा, टेबल वाला आंसर दे दिया होगा। टेबल वाला ना दिया तो थोड़ी प्रोसेस हमको करनी पड़ती है, आपको एग्जाम के अंदर चार्ट दे देगा लेकिन नहीं देगा, इसलिए टेबल का आंसर आपको पहले से दे दिया गया होता है। टेबल वाला 0.05 मतलब 5% वाला आंसर दिया गया, 13.28 दिया गया है। तो देखिए कैसे कंपेयर करना समझिएगा। ये हमारा जो आया है वो कैलकुलेट वाला आया, ठीक है, कैलकुलेट वाला हमारा आंसर आया, और जो हमें सम्स के अंदर ऑलरेडी टेबल वाला जो दिया गया 13.58 दे दिया गया। अब समझिएगा एक्सपेक्ट रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, तो आपको पता है, बेसिक आपको पता ही होगा कि हमारा जो कैलकुलेट वाला आता है और जो ऑलरेडी टेबल वाला दिया गया है, अगर हमारा लेस देन होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक हम उसको क्या करेंगे, इस परिकल्पना को एक्सेप्ट करेंगे। समझते हैं, तो हमारा आंसर 19 है और इसका आंसर 13 है, मतलब हमारा ग्रेटर देन है। क्या है, ग्रेटर देन। जो हमारा हाइपोथेसिस हमने एज्यूम किया होगा वो यहाँ क्या हो जाएगा, अस्वीकार हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, ग्रेटर देन है। अस्वीकार, रिजेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर लेस देन होता हमारा आंसर कैलकुलेट वाला टेबल से, तो उसे हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट, स्वीकार करते। आई होप समझ में आएगा। अब एक चीज और समझाना बाकी रहेगा, स्टार्टिंग में हम ये H0 कैसे एज्यूम करते वो समझिएगा। जो अपने परिकल्पना हाइपोथेसिस वो कैसे एज्यूम करते, सम्स में जो पूछा गया सवाल में, मतलब ये लास्ट में पूछा गया, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है कि नहीं, दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है या नहीं, वो पूछा गया। तो बस आपको क्या लिखना है कि दोनों एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। ये आपको हमने परिकल्पना करके सम सॉल्व किया था। दोनों एक दूसरे के ऊपर आधारित नहीं है, एक दूसरे से कोई उनका रिलेशन नहीं है, देयर इज ए नो रिलेशन, बराबर। ऐसा करके या इंडिपेंडेंट करके इंग्लिश में लिख सकते। ये हमने परिकल्पना हाइपोथेसिस माना था, लेकिन हमारा आंसर समझ गया, हमारा ग्रेटर देन आया है, इसलिए वो क्या होगा, अस्वीकार होगा। मतलब इन दोनों के बीच रिलेशन है, ठीक है, इन दोनों के बीच एक दूसरे के ऊपर वो आधारित है, डिपेंडेंट है। क्लियर हुआ होगा। आई होप यहाँ पर सम्स होता है हमारा कंप्लीट। फर्स्ट सम को एक्सपेक्टेड अपेक्षित आवृत्ति फाइंड आउट करना है, उसका टेबल के थ्रू हम लोग इजीली आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, और लास्ट में हमको यहाँ पर बता देना हमारा स्वीकार हो रहा है कि अस्वीकार हो रहा है। क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट और सम्स हम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के अलावा और कुछ चैप्टर चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।